चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल में कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, एकदम लाजवाब होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी? कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। कल किसी कारणवश जो है वो है ना आपकी क्लास में नहीं ले पाया था, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, है ना। कुछ व्यक्तिगत कारण थे, उस वजह से क्लास नहीं ले पाया। आज मैं आपकी क्लास लेने के लिए उपस्थित हूं। और लास्ट टाइम अगर मैं ध्यान दे पा रहा हूं तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था दरअसल वो था वित्त आयोग, है ना। वित्त आयोग वाला टॉपिक हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम। तो मैं वित्त आयोग की क्लास जो है उसका रिवीजन थोड़ा सा करवाता हूं आप लोगों को, ताकि कनेक्टिविटी हमारी बन पाए। ठीक है, तो एक मिनट जरा, मैं वित्त आयोग वाली क्लास जो है देखो, ये वित्त आयोग की लास्ट क्लास थी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया बना रहे कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने देखा था मेरे साथियों नीति आयोग के बारे में, और नीति आयोग के बारे में इसके स्तंभ भी हमने देख लिए थे, और वित्त आयोग हम लोग पढ़ रहे थे। वित्त आयोग में हमने ये देखा था कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और वित्त आयोग का गठन 280 में है, आर्टिकल नंबर 280 में। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसका गठन किया जाता है। यह भी मैंने आपको बता दिया था। क्या बता दिया था? कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसका गठन किया जाता है, हर 5 सालों के लिए इसका गठन किया जाता है। यह भी मैंने आपको यहां पर बता दिया था। ओके, हर 5 सालों के लिए इसका गठन किया जाता है ना। फिर मैंने आपको यह बताया था कि जो वित्त आयोग है ना, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 4 होती है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो याद रखना, ये अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपते हैं? तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। और इनकी जो रिपोर्ट होती है वो सिफारिश प्रकृति की होती है। सिफारिश प्रकृति का मतलब समझते हैं? सिफारिश प्रकृति का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, सिफारिश प्रकृति का मतलब ये होता है, समझना इस बात को, कि सरकार माने या ना माने, या सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं सिफारिश प्रकृति की। ठीक है, वहीं पर इसके कार्य क्या है? तो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में करों का बंटवारा ये करती है, ये भी मैंने बता दिया था। इसका फर्स्ट वित्त आयोग के बारे में भी मैंने बता दिया था, 22 नवंबर 1951 को, है ना, ये इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल, तो मैंने आपको ये बताया था कि पहला जो वित्त आयोग है वो 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल था वो 1952 से 1957 तक था। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ये मैं चर्चा आपसे कर चुका था। अब मैं 15वें वित्त आयोग की बात कर लेता हूं। यहां तक की बातें हो गई थी, इससे आगे की हमें चर्चा करनी है। तो इससे आगे की क्या चर्चा है? तो याद रखना, 15th फाइनेंस कमीशन की मैं बात करता हूं। 15th फाइनेंस कमीशन की, 15th फाइनेंस कमीशन आप इसे कहते हैं, वित्त आयोग आप इसे कहते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन की अगर मैं चर्चा करूं तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर सवाल पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना एनके सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, है ना। क्या लिखेंगे? एनके सिंह। हालांकि एनके सिंह से भी चीजें समझ जाएगी, मतलब चीजों को आसान रहेगा। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि पूरा नाम क्या है, तो नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। तो याद रखना, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 27 नवंबर 2017 को गठन किया गया था। तो याद रखना है, गठन कब किया गया था इस वित्त आयोग का? तो इस वित्त आयोग का गठन किया गया था, इस वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को। तो 27 नवंबर 2017 को इस वित्त आयोग का क्या किया गया था मेरे भाई? गठन किया गया था। यह बात आपको याद रखना है। तो इस वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था।
कब की अवधि के लिए किया गया था? तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, याद रखना है मेरे साथियों, कब तक किया गया था? तो 31 मार्च 2026 तक किया गया था। इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? टेन्यूअर। इसके टेन्यूअर की अगर हम बात करें, इसे हिंदी में आप कार्यकाल के नाम से जानते हैं, तो इसके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई याद रखना है, ये कब से कब तक था, इसका कार्यकाल कब से कब तक आप मान सकते हैं, या कब से कब तक जो है वो 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, है ना? या केवल इतना भी लिखेंगे ना, 2021 से 2026 तक, तो भी सही होगा। 2021 से 2026 तक इसका टेन्यूअर था। आ गई बात समझ में? यह भी आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। सवाल अक्सर यहां से बनने की संभावनाएं देखने को मिलती है, और फिर आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना? तो इसके कार्यकाल को लेकर के मैंने बात करी, इसके अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं, यह जरूर आपको याद रखना है। अब इसके सदस्यों की हम बात करें, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 है। हाउ मेनी मेंबर्स? तो देयर आर 4 मेंबर्स। अब ये 4 सदस्य कौन कौन से हैं, जरा वो देखना। तो मेरे साथियों, इसमें पहला सदस्य, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, उनका नाम है अनूप सिंह। अनूप सिंह। एक है रमेश चंद, है ना? दूसरे का नाम क्या है? रमेश चंद। रमेश चंद दूसरे सदस्य हैं इसके, रमेश चंद। तीसरे सदस्य की अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो उनका नाम है अजय नारायण झा। अजय नारायण झा। अजय नारायण झा। ओके। और चौथे अगर सदस्य की मैं बात करूं तो इनका नाम है अशोक लाहड़ी। लाहड़ी, अशोक लहरी भी बोल सकते हैं, लाहड़ी बोल देते हैं इसे, तो अशोक लहरी। ये मेरे साथियों कुल मिलाकर के इसके क्या है? चारों सदस्य है। मैंने बताया था ना, इसमें 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। तो ये बात आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है, ये 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत। अब 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, आपको पता ही है। तो अगला लिखेंगे 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन आप इसे कहते हैं। और 16वें वित्त आयोग के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं, तो देखो 16वें वित्त आयोग के बारे में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात, तो 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 31 को किया गया था, याद रखना, मुझे आज भी याद है। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका चेयरमैन किसको बनाया गया? तो अरविंद पनगड़िया। आप मुझे बताएं, अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अरविंद पनगड़िया जी को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यह बात याद रखना। इसके सदस्यों की संख्या की हम बात करें कि इसमें कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, तो इसमें भी मेंबर्स की संख्या की बात करें तो मेरे साथियों 4 इसमें भी मेंबर है ना? 4 मेंबर इसमें भी है। अब ये 4 मेंबर कौन कौन है? तो पहला याद रखना, अजय नारायण झा। अजय नारायण झा। अजय नारायण झा एक मेंबर आपको ये देखने को मिलेंगे, है ना? अजय नारायण झा एक मेंबर आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर हम दूसरे मेंबर की बात करें मेरे साथियों, तो उनका नाम है एन्नी जॉर्जे मैथ्यूज। एन्नी जॉर्ज मैथन्यू, एक मेंबर ये मेरे साथियों। तीसरे नाम क्या है? तो याद रखना, तीसरा नाम है मनोज पांडा। मनोज पांडा। और चौथे अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो उनका नाम क्या है? तो सौम्या कांति घोष। क्या बोलते हैं? सौम्या कांति घोष। सौम्या कांति घोष।
ओके, तो ये 16वें वित्त आयोग के बारे में मैंने बताया। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसका कार्यकाल कितना है, मतलब ये जो वित्त आयोग का गठन किया गया ये कब से कब तक के लिए किया गया है। तो याद रखना कार्यकाल, कार्यकाल का मतलब होता है टेन्यूअर, यानी कि ये जो सिफारिश करेगा ना ये कब से कब तक के लिए लागू होगी और ये सिफारिश कब तक करेगा, ये भी तो सवाल आएगा ना मेरे साथियों। तो ये 2026 से 2031 तक मेरे साथियों, याद रखना इसका कार्यकाल कितना है। 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होगी तो 2031 तक इसकी सिफारिशें लागू की जाएगी। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, तो ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, याद रखना 31 अक्टूबर 2000, है ना, 2000 कब तक, तो याद रखना 1 अप्रैल से तो इसकी सिफारिशें लागू हो जाएगी, ये 31 अक्टूबर 2025 को अपनी सिफारिशें सौंप देगा, तक सौंपेगा। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी के पास में कब तक जानी चाहिए, 16th फाइनेंस कमीशन की, तो याद रखना है 31 अक्टूबर 2025 तक इसकी रिकमेंडेशन जाना चाहिए कि भैया राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए और बाकी क्षेत्रों को कितना हिस्सा दिया जाए, ये बात आपको याद रखना है। जो 15वें वित्त आयोग है उसने राज्यों का हस्तांतरण जो है वो कितना किया था, 41% का किया था, 41% का। ठीक है, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, बिल्कुल अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएगी देश के अंदर। तो ये वित्त आयोग वाला टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क में दे करके जा रहा हूं, जितने भी वित्त आयोग अभी तक हुए हैं कुल मिलाकर के 16 हुए हैं, तो उन 16 के अध्यक्ष आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आप करके आना मेरे दोस्त। ठीक है ना, अब मैं एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूं और उस टॉपिक का नाम क्या है, बजट। तो आइए जरा अब अगला हेडिंग डालता हूं, बजट। मैं एक नया टॉपिक उठा रहा हूं मेरे दोस्त, है ना, बजट। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, परेशान मत होइए आप लोग, है ना, क्लास नहीं मिल रही है, क्लास हुई नहीं थी तो मिलेगी कहां से, तो इस बारे में आप चिंता मत करो, वो सब हमारा मैटर है। आप तो बजट पढ़ो, बजट। बजट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बजट ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। देखो हर व्यक्ति अपने बजट को लेकर के चिंतित होता है, मैं भी चिंतित हूं, मुझे भी चिंता होती है कि यार मेरे पास पैसा इतना ही आना है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है या खर्चा बहुत ज्यादा होना है। तो बजट क्या है, दरअसल बजट एक प्रकार का अनुमान है, एस्टीमेट है। अगर मैं कहीं शॉप पर जाऊंगा, समझना मेरी बात को, अगर मैं कहीं शॉप पर जाऊंगा और मान लो मैं जीन्स खरीदने गया, तो दुकानदार मुझसे क्या पूछेगा, भैया बताओ आपका बजट कितना है, मतलब आप कितनी औकात तक की जींस खरीदना चाहते हो, यही सिंपल सी बात में। आ रही बात समझ में। पूरिया रियल कह रहे हैं कि इतना याद कौन करेगा सर, सारे थोड़ी पूछेगा, है ना, पूछे जाएंगे सर, आप भी इतना टफ काम दे रहे हो। ठीक है भाई, कोई और पढ़ लेगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा, अब तो ठीक है, हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो समझना बजट जो है, बजट के बारे में हम कुछ बातें पढ़ना चाह रहे हैं। बजट जो है हमारे आय और व्यय का विवरण है कि हमको कितना पैसा कहां से मिलेगा और कितना पैसा कहां पर खर्च करेंगे। बजट आय और व्यय का विवरण होता है ना, ये बात आपको याद रख। अच्छा, बजट कौन बनाता है, तो बजट आम इंसान भी बनाता है, मैं भी बनाता हूं, मध्य प्रदेश सरकार भी बजट बनाती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी बजट बनाती है, हर राज्य सरकार अपना अपना बजट बनाती है, याद रखना। और भारत सरकार पूरे भारत का बजट बनाती है, भारत का विकास का जिम्मा भारत सरकार के पास में है और राज्यों के विकास का जिम्मा राज्य सरकार के पास में है। तो बजट जो है वो राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है, दोनों बनाती है, याद रखना है। ठीक है, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि बजट जो है वो राज्य सरकार भी बनाती है, केंद्र सरकार भी बनाती है। तो बजट किस सूची का विषय है, आ रही बात समझ में। तो बजट मेरे दोस्त समवर्ती सूची का विषय है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। बजट जो है वो किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। तो लिखेंगे समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो बजट मेरे साथियों समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची,
है ना, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। तो बजट जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। बजट कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। आपने संविधान में 7वीं अनुसूची का जिक्र सुना है, 7th शेड्यूल का? आवाज कम आ रही है। आपने 7th शेड्यूल का जिक्र सुना होगा ना। तो 7th शेड्यूल में दरअसल 3 सूचियां है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार, याद रखना, लॉ मेकिंग का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को होता है। तो कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? तो याद रखना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास में है। कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के पास, राज्य एवं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार दोनों के पास है। तो दोनों मेरे साथियों क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों लॉ मेकिंग इस पर कर सकती है ना। तो याद रखना, मैंने अंग्रेजी में नहीं लिखा है लॉ मेकिंग, इसको मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लिख लो, है ना। याद रखना, लॉ मेकिंग का राइट किसको है? तो राइट ऑफ लॉ मेकिंग, राइट ऑफ लॉ मेकिंग, है ना। तो याद रखना है कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है? तो बजट पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य को भी है, स्टेट को भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। तो मैं यहां लिखता हूं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए बजट किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है ना, पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि बजट शब्द का उल्लेख कहां पर है। तो संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इसमें ये लिखेंगे संविधान में बजट शब्द का विवरण नहीं। संविधान में, संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं। संविधान में बजट शब्द, बजट शब्द का जिक्र नहीं, बजट शब्द का जिक्र नहीं है। जिक्र या उल्लेख जो भी आप कहें, तो क्या संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख है क्या? नहीं है। तो बजट शब्द का प्रयोग मेरे साथियों संविधान के अंदर नहीं किया गया है। फिर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 112 जो है उसके अंदर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, स्टेटमेंट। तो भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसकी जगह किस शब्द का उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। याद रखना आर्टिकल नंबर 112 जो केंद्र के बजट की बात करता है। आ रही बात समझ में? और अगर राज्य के बजट की हम बात करें तो राज्य का बजट किसके अंदर है? तो राज्य का बजट है आर्टिकल नंबर 200। जी बताएं। 112 में केंद्र का बजट है और राज्य सरकार के बजट की अगर हम चर्चा करें तो आर्टिकल नंबर 202 में राज्य सरकार का बजट है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है ना। तो आर्टिकल नंबर 202 में किसका मतलब कौन सी सरकार का बजट है? तो राज्य सरकार का बजट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार का बजट जो है या राज्य सरकार का संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 202 से है और केंद्र सरकार के बजट का संबंध आर्टिकल नंबर 112 से है। ओके, इतनी बात भी समझ में आ गई ना आप लोगों को? ये खास खास बातें कम से कम इनको तो याद रखना ही रखना है मेरे भाई। अगली बात, बजट में क्या होता है? तो आय और व्यय का विवरण होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बजट जो है वो आय एवं व्यय का एक अनुमान है, आय एवं व्यय का अनुमान, आय एवं व्यय का अनुमान, है ना। तो बजट क्या है मेरे दोस्त? आय और व्यय का एक अनुमान है। एस्टिमेट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखेंगे? एस्टीमेट। क्या लिखेंगे? एस्टीमेट, एस्टीमेट।
एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो आय और व्यय का ये अनुमान है मेरे साथियों कि कितना पैसा हमें कहां से मिलेगा और कितना पैसा जो है हम कहां पर खर्च करने वाले हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? ओके, तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर, ये भविष्य के आय और व्यय का विवरण है, ये बात आपको याद रखना। अच्छा, आपको पता है भारत सरकार का अकाउंटिंग ईयर क्या है? बजट जो है वो कब से कब तक की तिथि के लिए बनाया जाता है? तो याद रखना है, भारत सरकार इस बजट को अपने वार्षिक वर्ष के लिए बनाती है, वार्षिक ईयर। तो भारत सरकार का वार्षिक वर्ष क्या है, या इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष। भारत सरकार का लेखा वर्ष क्या है? अकाउंटिंग ईयर आप इसे कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर। तो भारत सरकार का अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक है? तो याद रखना, भारत सरकार बजट कब से कब तक की तिथि के लिए बनाती है? तो 1 अप्रैल से लगा करके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की तिथि के लिए सरकार बजट बनाती है। तो सरकार का अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का है। ठीक है, ओके। बढ़े, आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो आगे चर्चा करते हैं। अब अगली बात हम करते हैं मेरे दोस्त। अगली क्या बात है? अगली बात यह है कि भारत में बजट की हम बात करते हैं कि भारत में बजट कब कब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया। तो मैं हेडिंग डालता हूं, भारत में बजट, भारत में बजट। भारत में बजट की मैं चर्चा करता हूं। तो देखो, भारत में अगर बजट की मैं बात करूं तो सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? भारत में सबसे पहला बजट, सर्वप्रथम सर्वप्रथम बजट पेश कब किया गया था भारत में सबसे पहले? तो सर्वप्रथम बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? सवाल तो यह भी बन सकता है कि भारत में सबसे पहले बजट जो है वो कब पेश किया गया था। तो भाई साहब, जेम्स विल्सन साहब ने भारत में सबसे पहले बजट पेश किया था 7 अप्रैल 1860 को, है ना? चलो, है ना? तो सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1860 को। तो 7 अप्रैल 1860 को सबसे पहले बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। इसीलिए इस जेम्स विल्सन नाम के प्राणी को भारत में बजट का प्रणेता, फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? फादर ऑफ इंडियन बजट। भारत में बजट के जनक। तो भारत में बजट का जनक, भारत में बजट के पिता या बजट का जनक, फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से आप इन्हें जानते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? फादर ऑफ इंडियन बजट। फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से आप इन्हें जानते हैं, इंडियन बजट। तो भारत में बजट के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने सबसे पहले बजट पेश किया था। ठीक है, ओके। अब देखो, जब देश हमारा आजाद हुआ, जब देश हमारा आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत हुआ। तो आजादी के बाद पहला बजट कब पेश किया गया था? सवाल तो यह भी बन सकता है ना, है ना? मुन्ना, रिस्क है। रिस्क है मुन्ना। तो याद रखना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट
स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखना, आर के षणमुखम शेट्टी। क्या नाम है? आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी, फुल फॉर्म आप बताना भैया। आर के षणमुखम शेट्टी, आपका होमवर्क भी है। आर के षणमुखम शेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। कब पेश किया गया था? तो याद रखना 27 नवंबर को पेश किया था। तो 27 नवंबर 1947 को इन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था, है ना। 27 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। यह बात भी आपको याद रखना है। 27 नवंबर नहीं, 27 नहीं, सॉरी सॉरी, क्या लिखोगे? 26 नवंबर लिखना, 27 की जगह 26 कर लो। 26 क्या लिखेंगे? 26 नवंबर 1947। और के आर के षणमुखम शेट्टी नाम है इनका। चलो, अब जब देश में रिपब्लिक इंडिया बना तो याद रखना, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया और कब किया गया? तो रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मथाई, 28 फरवरी 1950 को। ठीक है। तो गणतंत्र भारत का पहला, गणतंत्र भारत का पहला, बेटा पढ़ लो रे, टापरे बिक जाएंगे। टापरे, टापरे समझते हो क्या होता है? तुम्हारी कसम, स्थिति गरीबी बहुत बेकार चीज है। इस गरीबी से बाहर निकलो। मजाक नहीं कह रहा हूं, है ना, मजाक नहीं कह रहा हूं। बहुत बढ़िया। 18 फरवरी नहीं होगा, वो 7 अप्रैल ही है, 18 फरवरी नहीं होगा, है ना। 7 अप्रैल ही करेक्ट आंसर है, 18 फरवरी नहीं है भाई। तो याद रखना है आप लोगों को, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई, जॉन मथाई। और सन अगर आप याद रखें तो याद रख लेना 1950। तो 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत खैरियत। ओके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझ रहा हूं समझ रहा हूं। सर आपने यकीन बेच में क्या, यकीन बेच ही तो चल रहा है ये। फरवरी 1860 बताया था, ऐसा। एक बार मैं चेक कर लूंगा फिर इसको। ओके, एक बार मैं चेक कर लूंगा। ओके ओके, 18 फरवरी में एक बार चेक कर लूंगा उसको, कल आपको एक बार और बता दूंगा। हो सकता है दो चार किताबें और खंगालू, कुछ जानकारी मिले। टापरे क्या होता है? टापरे का मतलब होता है मकान, घर। मालवा में टापरा बोल देते हैं इसको, टापरा। चलो, भारत में बजट की इतनी सारी बातें हो गई, है ना। अच्छा, अगर अब आपसे सवाल पूछा जाए वित्तीय वर्ष को लेकर के, ऐसे तो मैंने आपको यहां पर लेखा वर्ष बता दिया है, यही वित्तीय वर्ष भी है। तो मैं अगला टॉपिक लिखता हूं वित्तीय वर्ष, है ना, क्योंकि बजट में अब हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हेडिंग डालेंगे वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष के नाम से आप इसे जानोगे, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष को आप लोग किस नाम से जानते हैं? फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर के नाम से आप इसे जानते हैं, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, है ना। फाइनेंशियल ईयर के नाम से आप इसे जानते हैं, वित्तीय वर्ष के नाम से आप इसे जानते हैं। तो वित्तीय वर्ष क्या है? देखो, सरकार का जो वित्तीय वर्ष है, मतलब सरकार जिस समय के लिए बजट बनाएगी, तो सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक का है? तो सरकार बजट बनाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए। 1 अप्रैल से लगा करके 1 अप्रैल से 31 मार्च, यह सरकार का वित्तीय वर्ष है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, आ गई बात समझ में? गुरुजी कब से पूछ रहे कि एनडीसी क्या है? तो गुनगुन बहना, मेरी प्यारी बहना, ये क्या चीज है फिर? अगर अभी एनडीसी पढ़ा दूंगा तो ये क्या चीज है? अभी एनडीसी छूट गया तो मैं पढ़ा दूंगा वापस से, क्यों लोड ले रहे हो? लेकिन कम से कम इस बहाने ये तो चीजें मत छोड़ो ना।
ठीक है ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए मेरे साथियों क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है और इसी को वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। अब ये जो वित्तीय वर्ष है ना, दो भागों में बांट करके देखे जा सकते हैं। एक को बोलते हैं पिछला वित्तीय वर्ष, जिसे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिछला वित्तीय वर्ष, पिछला वित्तीय वर्ष। पिछला वित्तीय वर्ष। और पिछले वित्तीय वर्ष को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस स्पेलिंग में गड़बड़ी हो तो देख लेना है ना। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर मत लिखा करो गड़बड़ी हो तो, यार प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आप इसे कहते हैं। एक तो होता है पिछला वित्तीय वर्ष और एक होता है आगामी वित्तीय वर्ष। एक क्या होता है, आगामी वित्तीय वर्ष, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष। एक तो है पिछला वित्तीय वर्ष और एक कौन सा होता है, तो आगामी वित्तीय वर्ष के नाम से आप इसे जानते हैं। और आगामी वित्तीय वर्ष को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के नाम से आप इसे जानते हैं। अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, तो पिछला वित्तीय वर्ष और आने वाला वित्तीय वर्ष, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष के नाम से आप इसे जानते हैं, ये दो प्रकार के वित्तीय वर्ष है। मान लेते हैं कि आज तारीख जो है वो 1 फरवरी, अच्छा बजट कब पेश होता है आपको पता है, बजट पेश होता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2025 है आज। मान लेते हैं कि आज 1 फरवरी 2025 है, ये माना है, लेट माना कि आज तारीख 1 फरवरी 2025 है। तो जो बजट पेश किया जाएगा वो आने वाले साल के लिए पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो बजट पेश किया जाएगा ना, वो पेश किया जाएगा मेरे दोस्त आपका कब से कब तक की अवधि के लिए, तो 1 अप्रैल 2026 से लगा करके 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए। भाई आज 1 फरवरी 2025 है, अच्छा 25 लिखा है ना मैंने, तो फिर आप यहां पर लिखेंगे मेरे साथियों, हाँ अगर मैंने 25 लिखा है कि तिथि 25 है, तो 1 अप्रैल 2025 से लगा करके 31 मार्च 2026 के लिए जो बजट पेश किया जाएगा उसी को बोलते हैं आगामी वित्तीय वर्ष। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। मान लो कि आज 1 फरवरी 2025 है, आज तिथि 1 है और 1 फरवरी को बजट पेश होता है, आपको सबको पता है, कोई किताब में नहीं लिखा है संविधान की कि 1 फरवरी को ही होगा, पर मान लेते हैं कि बजट पेश हुआ है आज 1 फरवरी को। तो जो हम बजट बना रहे हैं, जो बजट पेश कर रहे हैं, वो कब के लिए कर रहे हैं, तो वो आने वाले साल के लिए कर रहे हैं, वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं। हम ये बता रहे, सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि आने वाले साल में आपको कहां कहां से पैसा मिलेगा। आपको से मेरा मतलब है सरकार को। तो आने वाले साल में, आने वाले साल का मतलब है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि में सरकार को कहां कहां से पैसा मिलेगा और सरकार उस पैसे का उपयोग कहां कहां करेगी, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, एक साल में कितनी बार बजट पेश होता है बेटा, एक बार होता है, एक बार होता है। नगेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं आपने पूरे वित्त आयोग नहीं करवाए, नहीं लिखवाए। मेरे भाई मैंने बताया ना आपको, बाकी आप होमवर्क में लिखो, पहला वित्त आयोग मैंने करवा दिया, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके सारे वित्त आयोग के अध्यक्ष केवल लिखना है आपको, है ना, केवल अध्यक्ष और उनकी स्थापना कब की गई या कार्यकाल कब से कब तक था। अब तुम लगातार उसी कमेंट में, तो तुम कैसे पढ़ रहे हो ये बताओ बच्चा, कैसे पढ़ रहे हो तुम? हाँ हमेशा अप्रैल से ही होगा। भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए चलता है। ओके, हाँ जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए, ये तय है, ये तय है। ठीक है ना। चलो दूसरी बात, अगर आज 1 फरवरी 2025 है तो पिछला वित्तीय वर्ष जो है उसकी तिथि क्या हो सकती है?
तो मेरे साथियों पिछला वित्तीय वर्ष जो है उसकी तिथि होगी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ये जो अवधि है ये मेरे साथियों पिछले वित्तीय वर्ष के नाम से जानी जाती है। ये क्या बोलते हैं? पिछले वित्तीय वर्ष के नाम से जानी जाती है। आ गई बात समझ में? चलो अब नोट बना करके एक दो बिंदु लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक साल में एक बार बजट पेश किया जाता है, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार बजट पेश किया जाता है। बजट इज इंट्रोड्यूस इन सिंगल ईयर, याद रखना है, वंस टाइम इन सिंगल ईयर। ओके ओके, आगे बढ़े। चलो पहला नोट है, एक वर्ष में एक बार बजट पेश किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि बजट जो है वो एक वर्ष में एक बार ही पेश किया जाता है। आ गई बात समझ में मेरे साथियों? याद रखना है, एक वर्ष में एक बार बजट पेश, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा बजट पेश किसने किए, तो लिखेंगे सर्वाधिक बजट पेश। सर्वाधिक बजट पेश किसने किए? तो याद रखना सबसे ज्यादा बजट पेश किए मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई कितनी बार किए? 10 टाइम्स, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया। तो मोरारजी देसाई ने भारत में कितनी बार बजट पेश किया? 10 बार किया, 10 बार, 10 बार बजट पेश किया है, याद रखना है। अच्छा दूसरी बात आपको ये याद रखना है, निर्मला सीतारमण जी के बारे में क्या क्या बात याद रखना है? अरे निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी, मेरे दोस्त इनके बारे में बात ये याद रखना, ये लगातार 8 बार बजट पेश कर चुके हैं। लगातार 8 बार बजट पेश, लगातार 8 बार बजट पेश, इन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश किए हैं, याद रखना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। दूसरी बात मेरे साथियों, ये जो निर्मला सीतारमण जी है ना, ये जो निर्मला सीतारमण जी है ना, इन्होंने मेरे साथियों पेपरलेस बजट भी पेश किया था, डिजिटल बजट बोलते हैं। तो फर्स्ट पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट जिसे आप लोग डिजिटल बजट के नाम से जानते हैं, डिजिटल बजट के नाम से भी जानते हैं, ये पेश किया था। तो पहला पेपरलेस बजट जो है वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था सन 2021 में, ये बात भी आपको याद रखना है। और लगातार 8 बार इन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, तो पहली महिला वित्त मंत्री मेरे दोस्त इंदिरा गांधी थी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ये पहली महिला वित्त मंत्री थी। ये बात आपको याद रखना है मेरे साथियों, ये चीज मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है, जरूर आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? आ गई मेरी बात समझ में? चलो अब अगली बात हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों, याद रखना कि आपका पहला रेल बजट जो है वो कब पेश किया गया था? पहला रेल बजट, तो लिखेंगे फर्स्ट रेल बजट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट रेल बजट, पहला रेल बजट, फर्स्ट रेल बजट, फर्स्ट रेल बजट। तो पहला रेल बजट जो है वो कब पेश किया गया था? तो पहला रेल बजट 1924 में पेश किया गया था, याद रखना है। एक समिति थी उसकी सिफारिश पर, जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी। क्या बोलते हैं? एकवर्थ कमेटी। तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर
एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर मेरे साथियों पहला रेल बजट शुरू किया गया था 1924 में। किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। तो याद रखना है, जॉन मथाई के द्वारा यह बजट पेश किया गया था, पहला रेल बजट। उसके पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग थे, याद रखना है, ठीक है। तो पहला रेल बजट मैंने आपको यह बताया। फिर अंतिम रेल बजट कब पेश किया गया? सुरेश प्रभु के द्वारा 2016 में। तो लिखेंगे अंतिम रेल बजट, या सुरेश प्रभु लिखे, सुरेश प्रभु। ये आपके कौन थे? वित्त मंत्री थे, सुरेश प्रभु। और 2016 की बात है ना, सुरेश प्रभु 2016 की बात है। और इसमें क्या लिखना है? अंतिम रेल बजट, अंतिम रेल बजट। फिर 2017 से तो रेल बजट और आम बजट दोनों वापस से एक हो गए। मतलब पहले रेल के लिए अलग से बजट पेश किया जाता था, है ना। तो क्या लिखेंगे? तो याद रखना है अंतिम रेल बजट, अंतिम रेल बजट। ये बच्चा क्या नाम है इसका? सूर्या, सूर्या रियल। आप बिहार में भी हो क्या? हैं? बिहार वाली बैच में भी हो? मजा ही तो आएगा। चलो, तो अंतिम रेल बजट मेरे साथियों अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु 2016 के द्वारा पेश किया गया है। यह बात भी आपको याद रखना है, ओके। ये बजट के बारे में इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग इन बजट के जो पॉइंट्स इनको आप रीड कर लें, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हम बजट के अवयव के बारे में बात करेंगे, बजट के अवयव या एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बजट के अवयव, बजट के अवयव। जल्दी से रिवीजन मार लो अभी तक जो लिखवाया। 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जल्दी पढ़ो। चलो पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, बढ़े आगे। चलो सर, मेरे द्वारा बजट लिख रखा है, क्या मुझे लिखने की जरूरत है दोबारा? ना, फर्स्ट बैच है सर मेरा, यह बिहार का ही नहीं हूं। ओके ओके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, है ना। चलो, अब बजट के अवयव की हम बात करें, एलिमेंट्स की बजट की हम मतलब एलिमेंट्स, बजट के जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से? अच्छा, बजट में आय और व्यय होती है ना, तो बजट में आय और व्यय होती है। तो याद रखना, एक तरफ आय लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? व्यय लिखेंगे। तो बजट में आय और व्यय होती है। अब चूंकि हम तो देश का बजट पढ़ रहे हैं, सरकार का बजट पढ़ रहे हैं, लोगों का बजट पढ़ रहे हैं, इसलिए इस बजट को सार्वजनिक बजट या लोक बजट या पब्लिक बजट के नाम से जानते हैं। याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर ये लिखूंगा, ये सरकार का बजट है। देखो सुनना, फिर से समझो, अगर दिक्कत आ रही हो तो मैं आपके साथ हूं, क्यों चिंता कर रहे हो। बजट के अवयव, हम बजट पढ़ रहे हैं सरकार का, तो सरकार के बजट को सार्वजनिक बजट के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक बजट, क्या बोलते हैं? सार्वजनिक बजट, या इसी को लोक बजट भी बोल देते हैं। लोक का मतलब भी सार्वजनिक ही होता है। अंग्रेजी में इसके लिए पब्लिक बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है, पब्लिक बजट शब्द का उल्लेख किया जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो, ये जो सार्वजनिक बजट है या लोक बजट है, दरअसल ये भी दो प्रकारों का है। दो प्रकारों का है ये। दो प्रकार कौन कौन से हैं? सरकार का जो बजट है वो दो प्रकारों का। सरकार के बजट में आय होती है और व्यय होता है। तो सरकार की आय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सार्वजनिक आय, या फिर इसी को बोलते हैं लोक आय। सार्वजनिक आय या लोक आय,
है ना। तो याद रखना, पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं सार्वजनिक आय या लोक आय, इसे बोलते हैं पब्लिक इनकम। पब्लिक इनकम या आय की जगह एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्राप्ति। तो सार्वजनिक आय या सार्वजनिक प्राप्ति एक ही बात है। पब्लिक इनकम या पब्लिक रिसीट, प्राप्ति का मतलब होता है रिसीट, है ना, ये भी एक ही बात है मेरे दोस्तों, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो सरकार कहां कहां से पैसा कमाने वाली है, सरकार को पैसा कहां कहां से मिलने वाला है, इसकी जानकारी सार्वजनिक आय या लोक आय या लोक प्राप्ति या सार्वजनिक प्राप्ति में होती है। आ गई बात समझ में मेरे दोस्त? ये मैं आपको इसके अंतर्गत बताना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर सरकार का खर्च भी होता है, जिसे आप लोग सार्वजनिक व्यय के नाम से जानते हैं। सार्वजनिक या लोक व्यय, लोक व्यय, और इसे अंग्रेजी में पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। आ गई बात समझ में? तो सरकार की आय को सार्वजनिक आय कहते हैं या लोक आय कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक इनकम या पब्लिक रिसीट कहते हैं, एक ही बात है। और दूसरा मेरे साथियों, सरकार के व्यय को सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बताते चलूं कि लोक व्यय जो है, सार्वजनिक व्यय जो है, ये दो प्रकार का होता है ना, और सार्वजनिक आय भी दो प्रकार की होती है। आ गई बात समझ में? बजट के अवयव, बात समझ में आई? बजट के अवयव दो प्रकार के, क्योंकि हम सरकार का बजट पढ़ रहे इसलिए सार्वजनिक बजट कहलाता है। सार्वजनिक बजट के भी दो अवयव है, याद रखना। पहला है आपका सार्वजनिक आय, मतलब सरकार को मिलने वाली इनकम, और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। अब देखना, सार्वजनिक आय भी दो प्रकार की है। पहला है राजस्व आय, राजस्व आय, या एक और शब्द क्या है, प्राप्ति, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, राजस्व आय या राजस्व प्राप्ति। इसको हम अंग्रेजी में बोले तो रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू इनकम के नाम से भी आप इसे जानते हो। तो राजस्व को रेवेन्यू बोलते हैं, तो रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू इनकम आप इसे कह देते हैं, पहला। दूसरा है पूंजीगत आय, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति, ओके। और इसको हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट के नाम से जानते हैं। तो सरकार की आय दो प्रकार की है, उसे सार्वजनिक आय कहते हैं। पहला है राजस्व आय और दूसरा क्या है, पूंजीगत आय। आ रही बात समझ में? तो ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं। वैसे ही सरकार का खर्च भी दो प्रकार का है, एक को बोलते हैं राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ऊपर पूरा नाम लिखा है। दूसरा है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, और इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हो। अब देखो, दोनों में अगर आप कॉमन चीज देखोगे तो राजस्व और पूंजीगत दोनों में सेम है। सरकार की आय है इसलिए इसको राजस्व आय और पूंजीगत आय बोलते हैं, सरकार का खर्च है इसलिए इसे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय बोलते हैं। एक बार ठंडे दिमाग से अगर आप इसको पढ़ोगे और कल रिवीजन करके आओगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत सारी चीजें अच्छे से सीख जाओगे, है ना। चलो, ओके। तो उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। अब शेष वार्ता हम लोग करेंगे कल, तो कल आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही काम करते हैं, ओके। चलो, ये सारी क्लासेस आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, ऐसी मैं कामना कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग एक बार प्लीज इसको एक बार पढ़ के आ जाना। हो सकता है कहीं अगर कोई कमी हो आपके अंदर या मेरे अंदर जहां आपको समझ में नहीं आया हो, तो वो इससे और स्पष्ट हो जाए, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा कल और सुस्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो कल शाम को 6 बजे अब हम मुलाकात करेंगे, ठीक है। समीक्षा, आदेश, मिश्रा, हिमांशी, विशाल कुमार, ठीक है ना। ओके, मेरी पूरी कोशिश है कि यहीं आपको समझा दूं, फिर भी प्रयास करता हूं समझाने का। चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।